आज मैं आप लोगों के लिए स्टैग्फ्लेशन शब्द पर बात करूंगी, जिसका वर्तमान में वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव दिखाई दे रहा है। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो स्टैग्फ्लेशन है क्या? स्टैग्फ्लेशन शब्द है मुद्रा, जो दो शब्दों से बना हुआ है, मुद्रास्फीति प्लस रिसेशन। मतलब स्टैग्फ्लेशन जब कंडीशन आती है, स्थिति आती है, तो उसमें हमें मुद्रास्फीति और रिसेशन दोनों परिस्थितियां एक साथ दिखाई देती हैं। इन दोनों से मिलकर ये स्टैग्फ्लेशन शब्द है। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में इस समय जो उच्च वैश्विक मुद्रास्फीति, मतलब एक मुद्रास्फीति की स्थिति बनी हुई है, हाई इन्फ्लेशन की स्थिति बनी हुई है, और उसके साथ साथ असमान विकास रिकवरी, मतलब हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कम हो रहा है। ठीक है, एक तरफ हमारे पास हाई इन्फ्लेशन है, लेकिन उसके बाद भी हमारा डेवलपमेंट कम हो रहा है। इस रिकवरी के कारण विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति में सख्ती ने मुद्रास्फीति जनित मंदी की संभावनाओं को प्रकट किया है। मुद्रास्फीति जनित मंदी क्या होती है? स्टैग्फ्लेशन, जो हमने अभी ऊपर बात करी। मुद्रास्फीति प्लस जनित जो मंदी होती है वो स्टैग्फ्लेशन होती है। ठीक है, उसकी संभावनाओं को प्रकट किया है। अब मुद्रास्फीति, हम इसमें एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मुद्रास्फीति क्या है, जो भी वर्ड्स, जो भी शब्द हमारे इसमें सुनने में आ रहे हैं, हम सबको क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि हमें अच्छे से स्टेग्फ्लेशन समझ में आए, और उसके बाद फिर हम इसके जो कारण हैं उस पर बात करेंगे, और उसे रोकने के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं उन पर बात करेंगे। ठीक है, तो स्टेग्फ्लेशन से संबंधित जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होता है? इन्फ्लेशन। सामान्य रूप से मूल्य स्तरों में वृद्धि की दर ही मुद्रास्फीति की दर को प्रदर्शित करेगी। मतलब सामान्यतः जब अब किसी वस्तु का या किसी चीज़ का कीमतें बढ़ती हैं तो हम ये कह देते हैं कि मुद्रास्फीति की दर है मूल्य स्तर में। परंतु ये बात सही नहीं है, क्योंकि मूल्य की प्रत्येक वृद्धि आवश्यक रूप से स्फीति नहीं है। वो स्फीति कब कब कही जाती है? मुद्रास्फीति उस स्थिति को कहते हैं जबकि पूर्ति में वृद्धि न हो पाने के कारण या पूर्ति के स्थिर रहने के कारण मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में मांग आधिक्य के कारण मूल्य स्तर में लगातार तेज संचयी या स्थायी वृद्धि हो रही है। अब इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी? मतलब मुद्रास्फीति उस स्थिति को नहीं कहेंगे कि मूल्यों में वृद्धि हो रही है, वो तभी कहेंगे जब मूल्यों में वृद्धि का कारण क्या हो। एक तो पूर्ति में वृद्धि नहीं हो रही हो, मतलब सप्लाई नहीं मिल रही हो हमें, या पूर्ति स्थिर हो, रुकी हुई हो, के कारण मुद्रा की जो पूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप जो है अर्थव्यवस्था में मांग आधिक्य के कारण, मतलब मांग अधिक हो रही है और सप्लाई आ नहीं रही है हमें, उस वजह से मूल्य के स्तर में जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं हमारे, और उसमें लगातार और कंटिन्यू और संचयी वृद्धि हो रही है। इस प्रकार मूल्य स्तर में वृद्धि मुद्रास्फीति की आवश्यक दशा है। अस्थायी या छिटपुट मूल्य स्तर की वृद्धि को मुद्रास्फीति नहीं कहते। ठीक है, इसके बाद दूसरा वर्ड हमारा आता है रिसेशन। रिसेशन क्या होता है? जैसे एक तरीके से दूसरे शब्दों में हम मंदी भी कह सकते हैं। मंदी, रिसेशन की स्थिति, अब मंदी की स्थिति होती है रिसेशन। अब रिसेशन क्या है? रिसेशन में क्या होता है? एक ऐसी स्थिति है जिसमें मांग कम हो तथा वास्तविक उत्पादन बढ़ नहीं रहा हो। रिसेशन की स्थिति क्या होती है? जहाँ डिमांड ही कम हो हमारी। ठीक है, और वास्तविक उत्पादन बढ़ नहीं रहा हो। जब डिमांड नहीं होगी तो उत्पादन भी नहीं बढ़ेगा, तथा बेरोज़गारी बढ़ रही हो। जब उत्पादन नहीं बढ़ेगा, जब प्रोडक्ट बनेंगे नहीं, तो हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत ही नहीं होगी जो हम काम पे रखें, तो हमारा बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। कम लोगों को काम मिलेगा तो बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। सामान्यतः यह माना जाता है कि जीडीपी लगातार 2 तिमाही में गिरे तो इसे रिसेशन कहेंगे। सीधी सी बात है, जब जीडीपी आपकी 2 तिमाही, मतलब कंटिन्यू 6 महीने अगर आपकी जीडीपी गिर रही है, तो हम मान लेते हैं कि वो रिसेशन की स्थिति है। यह सामान्य अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहता है। शुरुआत में छोटे क्षेत्रों, कुछ एक क्षेत्र में ही रहता है, लेकिन अगर इसके कारणों और उसके प्रभावों को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह व्यापक होकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था में फैल जाता है। पूरी अर्थव्यवस्था में रिसेशन आ जाता है और चारों ओर बेरोजगारी और निष्क्रिय उत्पादन क्षमता हो जाती है। इसे मंदी, डिप्रेशन कहते हैं। अब स्टैग्फ्लेशन, ये दोनों चीज़ें हमने समझ ली। जो स्टैग्फ्लेशन के मेन चीज़ें हैं दो, मुद्रास्फीति और रिसेशन। इसके बाद में आता है स्टैग्फ्लेशन। स्टैग्फ्लेशन क्या है? स्टैग्फ्लेशन में क्या है? जब स्फीति और मंदी की स्थिति साथ साथ बनी रहे तो उसे स्टैग्फ्लेशन कहते हैं। दोनों कंडीशंस एक साथ हों, मतलब एक तरफ हमारी मुद्रास्फीति है और दूसरी तरफ हमारी मंदी चल रही है। मतलब मूल्यों में वृद्धि तो हो रही है हमारी, लेकिन मंदी के कारण लोग खरीदने नहीं जा रहे हैं चीज़ों को।
तो हमारी मंदी की स्थिति भी चल रही है और मुद्रास्फीति की भी चल रही है। दोनों एक साथ स्थितियों तो वह स्टैग्फ्लेशन कहलाता है। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था दोनों ही उच्च स्फीति और उच्च बेरोजगारी से ग्रसित रहती है। इसमें जब हम अर्थव्यवस्था में इसको देखते हैं तो कीन्सियन यह मानते हैं कि उच्च स्फीति के साथ बेरोजगारी की दर अत्यंत ही कम होगी। उनका मानना है कि जब कीमतें बढ़ेंगी, उच्च स्फीति होगी, मुद्रास्फीति, तो उसके साथ में बेरोजगारी कम होगी, अर्थात दोनों एक साथ नहीं बने रहेंगे। परंतु अनुभविक साक्ष्यों से यह स्थापित हुआ है कि मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी में असंगतता दीर्घकाल में ही हो सकती है, पर अल्पकाल में ये दोनों साथ बने रह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम जब बात करेंगे तो अगर स्टैग्फ्लेशन को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसमें दो परस्पर विरोधी प्रतिभासों का मिश्रण होता है। मतलब एक तरफ तो आपकी मुद्रास्फीति है और दूसरी तरफ मंदी है, दोनों अपोजिट कंडीशंस हैं। तो उनको हमारा रोकना और उनके लिए सॉल्यूशन देना बहुत मुश्किल काम होता है। इसमें क्या होता है, जहाँ बेरोजगारी के लिए विस्तारक राजकोषीय या मौद्रिक नीति का सहारा लेना होगा, वहीं दूसरी ओर उच्च स्फीति से बचाव के लिए संकुचक नीतियों का सहारा लेना होगा। मतलब एक तरफ तो हम इस बारे में चर्चा करेंगे इसके उपायों में, लेकिन एक तरफ तो हमें मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का सहारा लेना पड़ता है बेरोजगारी के दूर करने के लिए, और दूसरी ओर हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि उच्च स्फीति जो हो रही है उससे बचाव के लिए हमें ऐसी नीतियाँ बनाई जाएँ कि स्फीति मुद्रा कम हो, मार्केट में मुद्रास्फीति कम हो। स्टैग्फ्लेशन का विचार सर्वप्रथम 1970 के दशक के दौरान लोकप्रिय हुआ, जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था में तेल के मूल्यों में गिरावट के साथ साथ नकारात्मक आर्थिक विकास द्वारा चिन्हित आर्थिक मंदी के कारण उच्च मूल्य मुद्रास्फीति देखी गई है। ये एक कंडीशन क्रिएट हुई थी 1970 में। ठीक है। उसी के साथ ही जो कीन्सियन विचार है उसमें भी हमारे बदलाव आया। स्टैग्फ्लेशन का विचार जो है वो फिलिप्स वक्र से भी जुड़ा हुआ है। अब फिलिप्स वक्र क्या है? फिलिप्स वक्र 1958 में A.W. फिलिप्स ने मौद्रिक मजदूरी में परिवर्तन की दर तथा स्फीति की दर तथा बेरोजगारी के दर के बीच विलोम संबंध पाया। 1958 में A.W. फिलिप्स ने मौद्रिक मजदूरी में परिवर्तन की दर या स्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के बीच विलोम संबंध पाया, अर्थात उच्च स्फीति की दर के साथ बेरोजगारी की दर कम होगी। इस उच्च स्फीति होगी मतलब मौद्रिक मजदूरियों में परिवर्तन होगा, तेजी आएगी। अगर स्फीति आएगी तो उसके साथ साथ क्या होगा, रोज़गार बढ़ेगा। भाई जब मौद्रिक मजदूरियाँ बढ़ेंगी तो लोग ज़्यादा काम करने जाएंगे, उनके काम करने की इच्छा ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा पैसा मिल रहा होगा तो जब ज़्यादा लोग जाएंगे तो ज़्यादा लोग काम करेंगे तो रोज़गार मिलेगा ज़्यादा लोगों को। उच्च स्फीति की दर के साथ बेरोजगारी की कम दर होगी, तो रोज़गार ज़्यादा लोगों को मिलेगा तो कम बेरोजगारी होगी, सीधी सी बात है। तो इस संबंध को फिलिप्स वक्र में उन्होंने बताया। इस संबंध को प्रदर्शित करने के लिए जिस वक्र को प्रतिपादित किया उसे फिलिप्स वक्र कहते हैं। अब यह वक्र इस प्रकार स्फीति की दर तथा रोजगार में धनात्मक संबंध स्थापित करता है। मतलब ये एक तरफ तो ये बताता है कि स्फीति की दर और रोजगार में धनात्मक संबंध है, मतलब पॉजिटिव है। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा। अर्थात स्फीति की दर जितनी ही अधिक होगी बेरोजगारी की दर उतनी ही कम होगी, और बेरोजगारी की दर में और स्फीति में अपोजिट संबंध है। जब रोजगार ज़्यादा लोगों को मिलेगा तो बेरोजगार कम लोग होंगे, तो स्फीति की दर जब बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी लेकिन रोजगार बढ़ेगा, रोजगार की दर घनात्मक होगी। फिलिप्स वक्र के संबंध में मिल्टन फ्रीडमैन ने यह प्रतिपादित किया कि इस प्रकार का संबंध केवल अल्पकाल में होगा, दीर्घकाल में वक्र लंबीय होगा, अर्थात स्फीति की दर में वृद्धि का कोई भी प्रभाव रोजगार पर नहीं पड़ेगा। अब जब आगे हम कुछ समय बाद क्या हुआ, मिल्टन फ्रीडमैन अर्थशास्त्री थे, उन्होंने फिलिप्स वक्र के बारे में ये चीज़ साफ करी कि फिलिप्स वक्र ने जो संबंध बताया वो केवल अल्पकाल यानी शॉर्ट पीरियड में होगा। जब हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो यह वक्र जो है वो लंबीय हो जाएगा। ठीक है। और उसमें भी होगा स्फीति की दर में वृद्धि का, जब स्फीति की दर वृद्धि होगी तो उसका कोई भी प्रभाव रोजगार पर नहीं पड़ेगा। मतलब जब एक लिमिट के बाद इस मजदूरी बढ़ गई है, उसके बाद लोगों को रोज़गार भी मिल गया है, काफ़ी लोग रोज़गार में आ गए हैं, तो एक लिमिट के बाद जब ज़्यादा लोग आएंगे रोज़गार की तरफ, भीड़ इकट्ठी होगी, तो वो इस जो लोग जब वो स्थिति है वो लोगों के रोज़गार कम मिलेगा बाकी लोगों को।
स्फीति की दर में वृद्धि का कोई भी प्रभाव रोजगार पर नहीं पड़ेगा और बेरोजगारी का एक स्तर बना रहेगा। एक लिमिट तक ही लोग उसमें जा सकते हैं, उसके बाद जो है रोजगार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और बेरोजगारी का एक स्तर बना रहेगा। अब क्या है, वर्तमान में स्टैग्फ्लेशन के कारण क्या है? इस समय जो हमारे वैश्विक स्तर पर या भारतीय स्तर पर जो भी हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं अर्थव्यवस्था में, वो उसमें स्टैग्फ्लेशन की स्थिति हमें कैसी नज़र आती हुई दिख रही है? उसमें सबसे पहला कारण क्या नज़र आ रहा है? रूस यूक्रेन युद्ध। जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है उसकी वजह से क्या हुआ है? तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है। अब तेल की कीमतों में वृद्धि की वजह से परिवहन लागतों में वृद्धि हो गई, क्योंकि जो हमारा सामान आता है, जो हम ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं वो महंगा हो गया हमारा। तेल महंगा होने से तो ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ, तो उससे हमारा जो सामान जाता है ट्रांसपोर्ट के थ्रू इधर से उधर, वो सामान भी कीमतों में भी वृद्धि हो गई, खाद्य उत्पादों की कीमतों में भी वृद्धि हो गई। ठीक है, ये एक तरफ से स्फीति की स्थिति क्रिएट हो रही है, ये वृद्धि हो रही है। अब दूसरा क्या कारण है? अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या सेवा की आपूर्ति में कमी। अब जब कीमतों में, अब दूसरा कारण क्या है? दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या सेवा की आपूर्ति में कमी हो रही है, मतलब सप्लाई कम हो रही है। अब सप्लाई कम होने से कीमतें बढ़ रही हैं। कीमतें बढ़ने से क्या हो रहा है? उत्पादन महंगा हो रहा है। उत्पादन महंगा होगा तो वो कम लाभदायक होगा। जब महंगा हो जाएगा, जब हम किसी चीज़ को बनाने में बहुत पैसा लगाएंगे तो हमें उसमें प्रॉफिट कम हो जाएगा। जब कम लाभदायक हो जाएगा तो हम जो है उसको कम बनाना शुरू करेंगे या उसमें किसी तरीके से कम करेंगे क्वालिटी से। तो फिर उससे जो है, जब हम बनाना कम करेंगे तो वो, या क्वालिटी ख़राब करेंगे तो चीज़ बिकेगी कम हमारी। तो उससे हमारा जो विकास है, जो हमारा आर्थिक विकास है, वो धीमा पड़ जाएगा और इससे जो है स्टैग्फ्लेशन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आर्थिक विकास धीमा पड़ने से मंदी आने लगेगी, है ना। तो वो जो है दूसरी तरफ ये स्थिति आ जाएगी मंदी की। तीसरा कारण क्या हो रहा है इस समय वर्तमान में? उद्योगों, बाज़ारों, वस्तुओं और श्रम का कठोर विनिमय हो रहा है। मतलब जो उद्योग हैं, बाज़ार हैं और जो वस्तुएं हैं, या जो भी हमें मजदूरी या श्रम मिल रहा है, मजदूर मिल रहे हैं, उनका विनिमय, मतलब लेन देन में, उनकी मजदूरी निर्धारण में या लेन देन में हमें दिक्कतें आ रही हैं। कोई उद्योग लगाना हो उसमें हमें लेन देन में दिक्कत आ रही है, या जो भी हमारा बाज़ार है, कोई वस्तु है, या हमें लेबर लेनी हो, तो उन सब की कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि हमें उसमें दिक्कत आ रही है उनको लेन देन करने में। विस्तारकारी मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए मुद्रा की छपाई आदि नीतियों से उच्च बेरोजगारी, मांग में कमी और खरीद क्षमता प्रभावित हुई है। अभी क्या हो रहा है, जो इस समय वैश्विक स्तर पर भी और भारतीय स्तर पर भी जो विस्तारकारी मौद्रिक नीति अपनाई गई हैं, इस मंदी की स्थिति से निकालने के लिए जो हमारे लिए वर्तमान में जो विस्तारकारी मौद्रिक नीति शुरू करी गई हैं, मतलब कई तरीके से लोन देना या कम रेट पे लोन देना, या गरीबों को कई योजनाएं चलाई गई हैं जिससे जो मनी का फ्लो है वो मार्केट में बढ़े। ठीक है, तो विस्तारकारी मौद्रिक नीति करी गई हैं और अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए मुद्रा की छपाई की गई है। ये सारे जो उपाय हैं, नीतियों से जो है बेरोजगारी बढ़ रही है। तो मुद्रास्फीति, स्टैग्फ्लेशन के उसमें मुद्रास्फीति की स्थिति आ रही है। जब कीमतें बढ़ेंगी तो धीरे वही है अपोजिट हो जाएगा, मंदी की स्थिति आएगी। ठीक है, और उच्च बेरोजगारी होगी, मांग में कमी और ख़रीद क्षमता प्रभावित होगी। तो जब सीधी सी बात है, सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी, कीमतें बढ़ जाएंगी चीज़ों की, तो मांग होगी नहीं, उनकी मांग कम होगी, खरीद लोगों के पास कम होगी, पैसा कम होगा, तो वो सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। और यह सभी स्थितियाँ जो है स्टैग्फ्लेशन को बढ़ावा देती हैं। अब स्टैग्फ्लेशन को रोकने के हम क्या उपाय कर सकते हैं? इसके उपाय में क्या होता है, एक तो हम आपूर्ति में वृद्धि करना, मतलब जो भी उत्पादन है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, या जो भी श्रम है, या कोई भी कोई भी वस्तु है, तो हम उन सबका उनकी सप्लाई में, आपूर्ति में वृद्धि कर सकते हैं। जब ज़्यादा होगी चीज़ तो उसका जो प्राइस है वो भी बढ़ने से रुकेगा। ठीक है, तो वो प्राइस स्टेबल रहेगा, तो उससे भी हम स्टैग्फ्लेशन को रोक सकते हैं। दूसरा हम कर सकते हैं कि सरकार, हमसे मतलब है सरकारें, जो सरकारें हैं वो ये कर सकती हैं। दूसरा ये हो सकता है उपाय कि आयकरों
और कॉर्पोरेट करों को कम करना, मतलब जो टैक्सेस लगाए गए हैं उन टैक्सेस में छूट दी जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाएं, और जब ज़्यादा उद्योग लगेंगे ज़्यादा लोगों को कम टैक्स या कम उस पर लोन मिलेगा, लोग ज़्यादा प्रोडक्ट लगाएंगे, मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा, पूर्ति होगी सही से चीज़ों की, तो उसमें लोग जो हैं ख़रीदारी होगी, उन लोगों को नौकरी भी मिलेगी, काम भी मिलेगा। ठीक है। दूसरा वर्तमान और दूसरी हो सकता है कि वर्तमान वेतन वृद्धि को सीमित करने हेतु सरकारी हस्तक्षेप के साथ साथ मजदूरी नियंत्रण की नीति को अपनाना। मतलब वेतन वृद्धि को सीमित करने हेतु, मतलब जो वेतन है उनको एक लिमिट में रखा जाए, एक सीमित क्राइटेरिया कि इतनी लिमिट तक वेतन बढ़ेगा, उसमें सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, और मजदूरी की भी एक लिमिट बनानी चाहिए, फिक्स मजदूरी कर देनी चाहिए, जिससे मजदूरी की बढ़े ना मजदूरी, और उससे जो है सभी लोगों को एक सीमित मजदूरी रहेगी तो उस लेवल पर ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो कम लोगों को काम मिलेगा, सीधी सी बात है। अब क्या हो रहा है, उसके बाद है निजी निवेश और कर उपायों के माध्यम से आपूर्ति बढ़ाने के लिए निजी स्रोत को प्रोत्साहित किए जाना। और वही है, गवर्नमेंट के पास अगर इतना पैसा है नहीं इतना सब कुछ करने के लिए, क्योंकि वो लॉस में जा नहीं सकती, कुछ चीज़ों को कम नहीं कर सकती एक लिमिट के बाद, तो उससे फिर क्या करना चाहिए, उसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाए, और प्राइवेट सेक्टर अपना इन्वेस्टमेंट दिखाए उसमें, और कर वगैरह में उन्हें छूट दी जाए ताकि वो आगे आके सप्लाई बढ़ाने में मदद करें। बेहतर मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को कम किया जा सकता है। उसके अलावा आप जो मौद्रिक नीति है, जो बेहतर मौद्रिक नीति है, मतलब जो हमारे बैंक हैं, सेंट्रल बैंक हैं, वो सेंट्रल बैंक जो हैं कई तरीके से मॉनेटरी पॉलिसीज़ में चेंजेस करके कई तरीके से मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हें भी अपने सारे उपायों को करना चाहिए जिससे मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सके। ये कुछ कारण और उपाय थे, और स्टैग्फ्लेशन के बारे में हमने डिटेल में समझा। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए वर्तमान में हमारी जो स्थिति है उसको अच्छे से हम समझ पाए हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर स्टैग्फ्लेशन की स्थिति कैसे उत्पन्न हो रही है, और उसे हम किन कारणों से हो रही है, कैसे हो रही है, और उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है। ओके।